आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि 2026 में आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल हाइप नहीं रह गया है, बल्कि ये बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही मजबूत और बुनियादी ढांचा बन चुका है। हम इस पूरे ट्रांजिशन को डिकोड करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि ग्राउंड लेवल पर असल में काम कैसे हो रहा है। अब सॉफ्टवेयर के इस विशाल समुद्र को समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा 6 अहम हिस्सों में बटा है। पहला, 2026 का एआई रियलिटी चेक। दूसरा, भारत का स्थानीयकृत एआई बूम। तीसरा, फाइनेंस और एचआर का ऑटोमेशन। चौथा, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस। पांचवा, ऑटोनॉमस सप्लाई चेन। और छठा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और गवर्नेंस। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का रूपक इस्तेमाल करेंगे। यानी हम रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव से शुरू करेंगे, बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशनल कमरों से गुजरेंगे और अंत में डेटा गवर्नेंस की एक मजबूत छत तैयार करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हमारे पहले सेक्शन पर। 1. 2026 का एआई रियलिटी चेक। सच कहूं तो वर्तमान में एआई को अपनाने को लेकर हमें एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। 2026 के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक वर्किंग पेपर ने हजारों कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 70% कंपनियां एआई का इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन असल में इसके साथ उनका इंटरैक्शन हफ्ते में औसतन महज 1.5 घंटे है। जी हाँ, सिर्फ 1.5 घंटे, जिसका मतलब है कि ब्रॉड प्रोडक्टिविटी पर इसका असर लगभग न के बराबर ही है। और यही वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि अब सिर्फ उत्साह से भरे वाइब फ्रेमवर्क से काम नहीं चलने वाला। अलग थलग चैट इंटरफेस से आगे बढ़कर अब हमें मैट्रिक्स संचालित वैल्यू फ्रेमवर्क अपनाना ही होगा। इसका पूरा फोकस नेटिव सैस इंटीग्रेशंस और एजेंटिक एग्जीक्यूशन पर है, ताकि उन महंगे सब्सक्रिप्शंस के फैलाव से बचा जा सके जो लागत तो बढ़ाते हैं लेकिन कोई असली वैल्यू नहीं देते। अब बढ़ते हैं अपने ब्लूप्रिंट की नींव की तरफ, यानी सेक्शन 2, भारत का स्थानीयकृत एआई बूम। इस आर्किटेक्चर की मजबूती को समझने के लिए हमें रीजनल इकोसिस्टम पर नजर डालनी होगी। खासकर उत्तरी भारत में जो गहरा औद्योगिक आधुनिकीकरण हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। एआई की तैनाती के लिए जो स्ट्रक्चरल नींव चाहिए, उसे राज्य स्तर पर बहुत ही आक्रामक रूप से मजबूत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यूपी की 2024 जीसीसी पॉलिसी, ये सिर्फ कैपिटल सब्सिडी ही नहीं दे रही है, बल्कि लोकल डेटा सेंटर्स में पूरे 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश ला रही है। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक एमएसएमईज के लिए क्लाउड लेटेंसी बहुत कम हो गई है और हाइपर लोकल कंप्यूट पावर का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि डेटा टू बिज और ऐप इन्वेंटिव जैसी स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग फर्म्स इम्प्लीमेंटेशन के इस गैप को कैसे भर रही हैं। ये लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके गाजियाबाद में प्रिडिक्टिव फैक्ट्री मेंटेनेंस से लेकर वर्नाक्यूलर वॉइस सर्च एल्गोरिदम तक सब कुछ डिप्लॉय कर रही हैं, और इसी वजह से इनमें 200% तक की भारी ग्रोथ देखी गई है। चलिए, नींव बन गई, अब चलते हैं इस बिजनेस ब्लूप्रिंट के ऑपरेशनल कमरों के अंदर। सेक्शन 3, फाइनेंस और एचआर का ऑटोमेशन। ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार में काम करने वाली किसी भी कंपनी के लिए जीएसटी फ्रेमवर्क को फॉलो करना कोई चॉइस नहीं है, ये एकदम नॉन निगोशिएबल है। इसीलिए ज़ोहो बुक्स और क्लियर टैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को मशीन लर्निंग के इर्द गिर्द पूरी तरह से दोबारा बनाया गया है, ताकि वे एक ऑटोनॉमस फाइनेंशियल कंट्रोलर की तरह काम कर सकें। और जब इन फाइनेंशियल टूल्स को ज़ेपियर जैसे नो कोड ऑर्केस्ट्रेटर्स के साथ जोड़ा जाता है, तो असली मैजिक होता है। एक इनवॉइस के आने से लेकर उसका स्कैन होना, परचेज ऑर्डर से क्रॉस चेक होना, इंटेलिजेंट एजेंट से अप्रूवल मिलना और फिर पेमेंट शेड्यूल होना, ये पूरी की पूरी जर्नी बिना किसी इंसानी दखल के पूरी तरह ऑटोनॉमस तरीके से पूरी हो जाती है। अगर हम एचआर की बात करें तो 8fold एआई जैसे एंटरप्राइज ग्रेड टैलेंट सिस्टम्स ने कमाल ही कर दिया है। इन्होंने 22 अलग-अलग भाषाओं में ऑटोनॉमस कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूअर्स डिप्लॉय किए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि किसी एंटरप्राइज में एक खाली पोजीशन को भरने का समय घटकर सिर्फ 1.3 दिन रह गया है। और तो और ये सिस्टम संरक्षित जनसांख्यिकी को छिपाकर अचेतन मानवीय पूर्वाग्रह को भी मैथमेटिकली कम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्रिटिकल ऑपरेशनल स्पेस की तरफ। सेक्शन 4,
मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस। ये वो जगह है जहां जनरेटिव स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, AdCreative.ai या Canva AI जैसे प्लेटफॉर्म्स एक अकेले ग्रोथ मैनेजर को हज़ारों ऑप्टिमाइज्ड एड्स बनाने की ताकत तो देते हैं, लेकिन कंपनियों को अब बहुत संभल कर चलना होगा। सिंथेटिक परफॉर्मर्स के इस्तेमाल को लेकर अब सख्त नियम बन गए हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क सीनेट बिल के तहत अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से खुलासा करना होगा, और ऐसा न करने पर हर उल्लंघन के लिए $5,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है। तो ऐसे में कस्टमर सर्विस आर्किटेक्चर चुनते समय सबसे अहम बात क्या है? वो है टूल को आपकी बिजनेस के मुख्य उद्देश्य के साथ अलाइन करना। आपको देखना होगा कि क्या आपको Yellow.ai की बड़े पैमाने पर मल्टी रीजनल कैपेबिलिटीज चाहिए, एडा का तेज टेक्स्ट रेजोल्यूशन चाहिए, या फिर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हैप्टिक जैसा व्हाट्सएप डोमिनेंट स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट चाहिए। कन्वर्सेशनल टेक की दुनिया में जो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है वो है एजेंटिक डॉम एक्शंस का आना। ये तकनीक प्रभावी रूप से किसी भी स्टैटिक कॉर्पोरेट वेबसाइट को एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव डिजिटल कंस्योर्ज में बदल देती है। ये खुद ब खुद वेब पेजों को नेविगेट कर सकती है और वॉइस कमांड्स के जरिए काम पूरे कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पुराने बॉट्स की तरह पर सीट प्राइसिंग का कोई झंझट नहीं होता। कस्टमर फेसिंग कमरों से बाहर निकलकर अब हम एंटरप्राइज की असल बैकबोन पर चलते हैं। सेक्शन 5, ऑटोनोमस सप्लाई चेन। सप्लाई चेन्स अब पहले की तरह रिएक्टिव नहीं रही हैं, बल्कि वे पूरी तरह से प्रिडिक्टिव इकोसिस्टम्स में बदल रही हैं। फ्लोलिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके फंसी हुई वर्किंग कैपिटल को काफी हद तक कम किया जा रहा है। वहीं Locus.sh जैसे टूल्स लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स को एल्गोरिथम से कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे शानदार 99.5% ऑन टाइम डिलीवरी रेट मिल रहा है। इसके साथ ही अब कंपनियां उन भारी भरकम लेगेसी प्रोक्योरमेंट सूट से बच रही हैं, जिनका खर्च ही $1.5 लाख से ऊपर चला जाता था। इसकी जगह वे प्रिडिक्टिव प्राइसिंग के लिए आर्केस्ट्रो और ऑटोमेटेड टेल स्पेंड के लिए फेयर मार्केट जैसे एजाइल AI एजेंट्स को सीधे अपने मौजूदा ERP सिस्टम्स के साथ जोड़ रही हैं। ये अप्रोच कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट है। और फाइनली, इस पूरे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को सुरक्षित रखने वाली मजबूत छत। सेक्शन 6, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और गवर्नेंस। आज के समय में मैथमेटिकल डेटा गवर्नेंस कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट बन चुका है। अगर कोई एंटरप्राइज भारत के जरिए कंज्यूमर डेटा रूट कर रहा है, तो ये टाइमलाइन समझना बहुत क्रिटिकल है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के मई 2027 में पूरी तरह लागू होने से पहले कंपनियों को सिर्फ लीगल पॉलिसियों से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग बेस्ड प्रूफ ऑफ कंसेंट सिस्टम्स पर शिफ्ट होना ही होगा। आज के बढ़ते खतरे और UAI एक्ट जैसे सख्त जियोपॉलिटिकल नियमों का सीधा सा मतलब है कि अब सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए एक्सटर्नली ऑडिटेड क्रेडेंशियल्स सबसे बेसिक शर्त बन चुके हैं। खासकर कंटिन्यूअस एल्गोरिथम बायस ऑडिटिंग के लिए ISO 42001 स्टैंडर्ड और SOC2 जैसी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस अब पूरी तरह से अनिवार्य हैं। तो अंत में जब बिजनेस लीडर्स अपने भविष्य का ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उनके सामने सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी वास्तविकता है। क्या कोई बिजनेस 2026 में एक अजेय इंटेलिजेंस एडवांटेज से परिभाषित होगा, या फिर वो डार्क डेटा साइलो और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के भारी बोझ तले दफन हो जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनियर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह ब्लूप्रिंट भविष्य में बेहतर और स्पष्ट फैसले लेने में आपकी मदद करेगा।